नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर राकेश प्रसाद कोहली आज आपको फिर दोबारा से चट्टानों के विषय में बताने आया हूँ। और जैसे आपको पता है कि अभी तक हम चट्टानों की उत्पत्ति के चक्र के बारे में जान चुके हैं और ये जान चुके हैं कि अग्नि चट्टानों की उत्पत्ति किस प्रकार से होती है। और इससे पहले मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि चट्टानें 3 प्रकार की होती हैं: आग्नेय चट्टानें, अवसादीय चट्टानें तथा मेटामॉर्फिक रॉक यानी कि रूपांतरित चट्टानें। तो आज की ये जो क्लास है इसमें आज हम बात करने वाले हैं अवसादीय चट्टानों के बारे में, जिसको हम इंग्लिश में सेडिमेंट्री रॉक्स भी कहते हैं। तो आज की क्लास में बने रहें अंत तक और जाने कि अवसादीय चट्टानें क्या होती हैं और इनका निर्माण किस प्रकार से होता है। ठीक है, तो देखते हैं, बात करते हैं अवसादीय चट्टानों के। देखिए, जो आज की जो क्लास है, आज की जो कक्षा है, इस कक्षा को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। देखिए, पहले जैसे कि आपको पता है कि मैं हर कक्षा के शुरुआत से पहले इसके कुछ पॉइंट बताता हूं कि हमारी आज कक्षा में हम क्या क्या चर्चा करने वाले हैं। तो पहले हम परिचय करेंगे। परिचय, हमारे अवसादी चट्टानों का परिचय के बारे में जानकारी लेंगे कि अवसादी चट्टानें क्या है। दूसरा, हम बात करेंगे अवसादी चट्टानों की विशेषता की, इसकी क्या क्या विशेषता है। और तीसरा, हम बात करेंगे अवसादीय चट्टानों के प्रकारों की, यानी कि टाइप्स, यहां पे कैरेक्टरिस्टिक एंड यहां पे इंट्रोडक्शन। तो आज का जो हमारा लेक्चर है 3 भागों में बटा हुआ है और तीनों भागों के साथ आप बने रहें। और ये तीनों भाग आपके लिए इतने इंपॉर्टेंट है, अगर आप पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं या लोक सेवा आयोग की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप बीए या मास्टर्स डिग्री में भूगोल लेके पढ़ रहे हैं, तो आपके लिए ये लेक्चर बहुत काम का होने वाला है। ठीक है, तो आज बात करते हैं हमारे पहले परिचय की। देखिए, अवसादी चट्टानें जो है, अवसादी चट्टानों का निर्माण जो होता है, आग्नेय चट्टान जो होती है, जैसे मैंने बताया था, आग्नेय चट्टानों के अपघटन, अपर्दन, अपक्षय द्वारा होता है। इसके अतिरिक्त अवसादी चट्टानों का जो निर्माण है उसके अंतर्गत हम ये देखते हैं, इसके निर्माण में जो इसके निर्माणकारी तत्व हैं उसके अंदर कुछ जैविक पदार्थ भी पाए जाते हैं तथा पेड़ पौधों के अवशेष भी पाए जाते हैं। यानी कि अवसादी चट्टानें वह चट्टानें होती है जिसके अंदर हमें ना ही केवल अग्नि चट्टानों के अंश मिलते हैं, आग्नेय चट्टानों के अग्नि अंश मिलते हैं, इसके अतिरिक्त हमें इसमें वनस्पतियों के और जीव जंतुओं के अवशेष भी दिखाई देते हैं। तो जो अग्नि चट्टानें हैं उनकी जो निर्माण प्रक्रिया है उसमें अपर्दन, अपक्षय और अपघटन बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। देखिए, जब कोई चट्टान टूटती है या कोई वनस्पति टूटती फूटती है अपने ही स्थान पे और जैविक क्रियाओं द्वारा, तो उसको हम क्या बोलते हैं? डीकंपोजिशन। डीकंपोजिशन क्या बोलते हैं? डीकंपोजिशन, जिसको हम हिंदी में अपघटन लिखते हैं। अपर्दन को मैंने बताया था, हम इसको इरोजन लिखते हैं। और अब अपक्षय को हम लिखते हैं वेदरिंग। वेदरिंग, तो देखिए, वेदरिंग, इरोजन एंड अपक्षय, ये तीनों जो प्रक्रिया है इसके द्वारा आग्नेय चट्टानों का और जैविक तत्वों का विघटन होता है। क्या होता है? विघटन होता है। विघटन होता है या फिर इसको बोलते हैं विखंडन। क्या होता है? विखंडन होता है। क्या होता है? विखंडन होता है। जब ये तीनों कारक, अपर्दन, अपक्षय या फिर अपघटक के जो कारक हैं, किसी चट्टान के ऊपर, अग्नि चट्टान के ऊपर अपने कार्य करते हैं, तो वो चट्टान छोटे छोटे अंशों में टूट जाती है। किसमें टूट जाती है? छोटे छोटे अंशों में टूट जाती है। और इन्हीं छोटे छोटे टुकड़े हुए अंशों को हम क्या बोलते हैं? इसी को हम बोलते हैं अवसाद। क्या बोलते हैं? अवसाद। इसको साधारण खड़ी भाषा में
चूर्ण भी बोला जा सकता है, शैल चूर्ण या चूर्ण या चूरा। तो ये जो अवसादी चट्टानें हैं आपको वनस्पति और अग्नि चट्टानों के चूर्ण से बनती है। चूर्ण माने अवसाद से बनती है, इसीलिए इन चट्टानों को अवसादीय चट्टानें भी बोला जाता है। इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, अवसादीय चट्टानें बोला जाता है, क्योंकि ये अवसादों से निर्मित होती है। दूसरे शब्दों में इस चट्टान को हम कई बार तलछट चट्टान भी बोलते हैं। इसको तलछट चट्टान क्यों बोलते हैं, देखिए मैं परिचय बता रहा हूं आपको। इसको तलछट चट्टान क्यों बोलते हैं, इसको तलछट चट्टान इसलिए भी बोला जाता है क्योंकि जो ये चट्टान है नदी या जो जल स्रोत है, जल स्रोत की तली में तलछट, जल स्रोत के तलछट से इसका निर्माण होता है। यानी कि जो जल स्रोत है जैसे नदियों के तलछट है, तली में जो मलबा है उससे भी इसका निर्माण होता है, तलछट से भी इसका निर्माण होता है, इसलिए इसको तलछटी चट्टाने भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तलछट चट्टाने भी बोलते हैं इसको। इसका एक अगला नाम है परतदार चट्टान, परतदार चट्टान। अब इसका निर्माण चट्टान क्यों बोलते हैं इसको, क्योंकि देखिए इसका निर्माण जो होता है विभिन्न परतों में होता है। इस चट्टान का निर्माण कैसे होता है, विभिन्न परतों में, एक परत के बाद दूसरी परत और दूसरी परत के बाद तीसरी परत का निर्माण होता है इस चट्टान में। इस चट्टान का निर्माण कैसे होता है, परत दर परत होता है। यानी कि जो नदी की तलछट है, नदी द्वारा या फिर किसी भी जल स्रोत द्वारा या फिर जिस बेसिन में जल इकट्ठा हो रहा है वो जल परत दर परत उसमें अपने मलबे का निक्षेप करता रहता है। और मलबे का निक्षेप करने से क्या होता है, इस चट्टान की एक परत के बाद दूसरी परत, दूसरी परत के बाद तीसरी परत, तीसरी परत के बाद चौथी परत लगती चली जाती है। और इसी परतकार संरचना के कारण इसको परतदार चट्टानें भी बोला जाता है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको याद रखना है अवसादी चट्टान, तलछट चट्टान या परतदार चट्टान, ये तीनों चट्टानें एक ही प्रकार की चट्टानें होती हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसकी अन्य विशेषता देखिए, जैसे मैंने बताया कि अपर्दन, अपक्षय और अपघटन यानी कि डीकंपोजिशन, इरोजन एंड वेदरिंग जो है तलछट निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं, तलछट का। परंतु जब तलछट का निर्माण हो जाता है तो इन तीन चीजों के बाद इस विखंडित पदार्थ को हम क्या बोलते हैं, तलछट बोलते हैं। इसके लिए फिर उसका निक्षेप होता है, निक्षेप, और फिर बाद में होता है उसका जमाव यानी कि सीमेंटेशन। तो यानी कि अवसादी चट्टानें वह चट्टानें हैं जो कि 5 प्रक्रियाओं से होकर गुजरती है। ये 5 प्रक्रियाएं कौन कौन सी हैं, पहली प्रक्रिया है अपघटन, पहली प्रक्रिया अपघटन, दूसरी अपर्दन, तीसरी अपक्षय, चौथी निक्षेप और पांचवी जमाव यानी कि सीमेंटेशन। तो ये 5 प्रक्रियाओं द्वारा अवसादीय चट्टानों का निर्माण किया जाता है। पहली 3 प्रक्रिया अवसाद का निर्माण करती है, तो अंतिम 2 प्रक्रियाएं, चौथी निक्षेप और जमाव, ये 2 प्रक्रियाएं अवसादीय चट्टानों में परिवर्तित करती हैं। तो ठीक है, याद रहेगा अवसादी चट्टानों को अवसादी चट्टान क्यों बोलते हैं। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं। इसकी दूसरा परिचय है, एक परिचय तो आपको समझ में आ गया अवसादी चट्टानों का। अब इसका अगला देख लीजिए। देखिए अवसादी चट्टानें जो है हमारे पृथ्वी के, जो अवसादी चट्टानें जो है हमारी पृथ्वी के 75% धरातल पर फैली हुई है। देखिए आपको याद रखना है, ये हमारी पृथ्वी के 75% धरातल में फैली हुई है और शेष 25% भाग में, पृथ्वी के 25% भाग में हमारी आग्नेय व रूपांतरित चट्टानें
फैली हुई है, रूपांतरित चट्टानें फैली हुई है। यानी कि जो पृथ्वी का जो अर्थ सरफेस है उसके जो आउटर का जो लेयर है उसके ऊपर 75% एरिया में ये डिस्ट्रीब्यूटेड है। परंतु अगर हम पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत को देखें, क्रस्ट को, अर्थ की जो पहली परत है क्रस्ट, तो अवसादी चट्टान केवल अर्थ क्रस्ट का यानी कि भूपटल का केवल 5% भार ग्रहण करती है। ये केवल जो हमारा अर्थ का जो क्रस्ट है उसका 5% भाग है और 95% भाग में हमारी इग्नियस रॉक्स यानी कि आग्नेय तथा रूपांतरित चट्टानें हैं। रूपांतरित चट्टानें हैं यानी कि फैलाव की दृष्टि से अवसादीय चट्टानें महत्वपूर्ण है, परंतु पृथ्वी में गहराई के दृष्टिकोण से यह महत्वपूर्ण कम है क्योंकि इसका केवल 5% भाग है। ठीक है, तो पृथ्वी के 75 हिस्से में फैली हुई है, परंतु पृथ्वी की केवल भारी पपड़ी में इसका फैलाव है। गहराई में ये अवसादी चट्टानें नहीं पाई जाती क्योंकि मैं पहले बता चुका हूं कि अवसादी चट्टानों का जो निर्माण है किसके द्वारा होता है, नदी, अवसाद और अपघटन के द्वारा, और ये सभी प्रक्रियाएं पृथ्वी की सतह पर ही दृष्टिगोचर होती हैं। अपर्दन, अपक्षय, वेदरिंग या फिर ट्रांसपोर्टेशन, निक्षेप या डिपोजिशन, ये सारी प्रक्रियाएं जो है पृथ्वी के सतह पर ही तो होती है। पृथ्वी के धरातल के नीचे बेनेथ ऑफ अर्थ ये प्रक्रियाएं देखने को नहीं मिलती क्योंकि क्लाइमेटिकल प्रोसेस, वेदरिंग यानी कि अपक्षय जलवायु के कारण होता है और जलवायु की प्रक्रियाएं तो पृथ्वी की सतह के ऊपर ही होंगी। ठीक है, तो बड़ा सिंपल सा है, आप ये स्टैटिस्टिक याद रखिएगा। ठीक है, तो हमारा परिचय का पोर्शन कंप्लीट हुआ। अब बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक की। हमारा कैरेक्टरिस्टिक क्या है, हमारी कैरेक्टरिस्टिक क्या है हमारी आग्नेय चट्टानों की। हमारा पोर्शन पूरा हो गया। बात करते हैं इसकी विशेषता की। देखिए, आग्नेय चट्टान, हमारी जो अवसादी चट्टान है, इसकी जो पहली विशेषता है, आग्नेय चट्टानों की जो प्रथम विशेषता है वो यह है कि इस चट्टान में जो है फॉसिल्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, फॉसिल्स। इसमें फॉसिल्स पाए जाते हैं, जीवाश्म। देखिए, मैंने बताया था अग्नि चट्टानों में जीवाश्म नहीं पाए जाते, इन चट्टानों में फॉसिल्स पाए जाते हैं। आपको याद रखना है कि यह वह चट्टान है जिसमें जीव जंतु, पेड़ पौधों के अवशेष पाए जाते हैं, याद रहेगा। इसीलिए ज्यादातर वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अगर हम इसका अध्ययन करें तो इससे बहुत अच्छे वैज्ञानिक आंकड़े मिलते हैं क्योंकि इसमें फॉसिल्स पाए जाते हैं इस चट्टान के अंदर। दूसरा, इसकी विशेषता है इस चट्टान में संस्तर पाए जाते हैं। इस चट्टान में क्या पाए जाते हैं, संस्तर यानी कि परत पाई जाती है। इसको हम स्ट्रेटा बोलते हैं। इसीलिए इस चट्टान को हम स्ट्रेटिफाइड रॉक भी बोलते हैं, स्ट्रेटिफाइड रॉक्स भी बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेटिफाइड रॉक्स भी बोलते हैं। इसका निर्माण जो कैसे होता है मैं आप पहले बता चुका हूं। इसका निर्माण जो होता है एक परत के बाद दूसरी परत, दूसरी परत के बाद तीसरी परत के रूप में होता है। परंतु याद रहे इस चट्टान में जो परतें पाई जाती हैं वो विरले ही हमें क्षैतिज रूप में दिखाई देती हैं। यानी कि इसमें जो हमें चट्टानें जो होती हैं, जो हमें परतें होती हैं, वो हमें क्षैतिज रूप में नहीं दिखाई देंगी, इस रूप में नहीं दिखाई देंगी। हमको ये चट्टानें लहरदार आकृति में दिखाई देती हैं, कुछ इस प्रकार से। ये परतें हमको लहरदार आकृति में दिखाई देती हैं। अब ये क्यों दिखाई देती हैं, क्योंकि इनके अंदर पार्श्विक दबाव यानी कि लेटरल प्रेशर झेलने को मिलता है इन चट्टानों को। इन चट्टानों में दोनों तरफ से प्रेशर पड़ता है। प्रेशर माने कि दबाव पड़ता है, पहला लेटरल प्रेशर, और दूसरा इन चट्टानों को जब एक परत दूसरे परत के ऊपर इकट्ठा होती रहती है तो ऊपर की परतों का दबाव निचली परतों में पड़ता है। इस कारण इसके अंदर जो है वलन आ जाते हैं। क्या आ जाते हैं, वलन आ जाते हैं, वलन।
वलन आ जाते हैं, यानी कि फोल्डिंग देखने को मिलती है। और कई बार ये हमको चट्टाने जो है हमको अपनति और अभिनति किसमें दिखाई देती है? अपनति और अभिनति, अभिनति, जिसको हम एंटिक लाइन और सिंक लाइन के नाम से जानते हैं। एंटिक लाइन और सिंक लाइन, यानी कि एंटिक लाइन होता है ऊपरा हिस्सा, यानी कि कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स माने उत्तल, इसको बोलते हैं कॉन्वेक्स को बोलते हैं उत्तल। क्या बोलते हैं इसे? उत्तल। और गहराई को, जैसे कढ़ाई होती है, कढ़ाई का अंदर जो हिस्सा होता है उसको बोलते हैं अवतल। यानी कि अपनति हरदम उत्तल होती है और अभिनति क्या होती है? अपनति क्या होती है? उत्तल होती है। और अभिनति क्या होती है? अवतल, अवतल होती है, ऐसी। और उत्तल माने ऐसी। तो हमें जो चट्टानें मिलती हैं लहरदार शेप में मिलती हैं, यानी कि जो इसके संस्तर, जो हालांकि हमको ये परतदार परतों के रूप में पाई जाती है, परंतु इसकी परतें हमें क्षैतिज रूप में विरले दिखाई देती है, बहुत कम ही क्षैतिज रूप में हमें पाई जाती हैं। हमको इसके विपरीत ये हमको लहरदार आकृतियों में दिखाई देती है। विश्व के जितने भी आज के समय में मोड़दार पर्वत है, वलित पर्वत है, जैसे कि हमारा हिमालय, वो इसी प्रकार की सेडिमेंट्री रॉक्स, यानी कि इसी प्रकार की जो अवसादी चट्टानों में वलन पड़ने के कारण इनका निर्माण हुआ है। याद रहे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। हमारी दूसरी विशेषता है इस चट्टान की। तीसरी विशेषता इस चट्टान की यह है कि, तीसरी विशेषता इस चट्टान की क्या है? इस चट्टान की तीसरी विशेषता है, थर्ड इंपॉर्टेंस इस चट्टान का जो है, आपको याद रखना है कि इसमें जो है, जो इसका अवसादों का आकार है, यानी कि जो इसके अवसाद का आकार है, अवसाद का आकार वो परिवर्तनशील होता है। यानी कि यदि किसी बेसिन में, जैसे कि याद रहे ये बेसिन है, कोई घाटी है, और इसके दोनों छोरों से नदियां इसके ऊपर आके मलबे का निक्षेप कर रही है, मलबे का निक्षेप कर रही है, तो याद रहे इसके केंद्र में जो अवसाद पाया जाएगा वो बहुत ही फाइन होगा। फाइन माने वही महीन कणों वाला होगा, महीन कणों वाला। यानी कि जो इसके सेंटर में जो अवसाद होगा वो कैसा होगा? महीन कणों वाला होगा। और केंद्र से जैसे ही हम बाहर की तरफ जाएंगे, केंद्र से बाहर की तरफ जाएंगे, केंद्र की तरफ बाहर की तरफ जाएंगे, तो अवसादों का आकार बड़ा होता जाएगा। अवसादों का आकार क्या होता जाएगा? बड़ा होता जाएगा। तो अवसादी चट्टानें जो हैं, जो कि जिस बेसिन में इनका तलछट या निक्षेपण हो रहा है या अवसादीकरण हो रहा है, उसके केंद्र में तो इसके महीन कण पाए जाते हैं। जब केंद्र से हम बाहर की तरफ जाते हैं तो कणों का आकार बड़ा होता जाता है। और ये बेसिन है, ये जो घाटी है, कई किलोमीटर लंबी हो सकती है। तो अवसादी चट्टानों की ये बहुत विशेषता होती है। इसकी एक और मुख्य विशेषता है कि इसका बनावट। इसकी चौथी जो विशेषता है, इसकी जो है बनावट, चौथी विशेषता है इसका बनावट। कुछ अवसादी चट्टानें कठोर भी होती हैं और कुछ अवसादी चट्टानें बहुत मुलायम होती हैं। अब जैसे कि आपका बलुआ पत्थर, यानी कि सैंडस्टोन, बलुआ पत्थर, यह बहुत कठोर होता है। जबकि मुलायम कौन सी होती है? जैसे कि क्ले, चीका मिट्टी, चीका मृदा इसकी चौथी विशेषता है। तो इसकी तीन विशेषताएं आपने देख ली। इसमें जीवाश्म पाए जाते हैं, इसमें स्ट्रेटा यानी कि स्तन यानी कि परतें पाई जाती हैं, इसमें कणों का आकार केंद्र से बाहर की ओर बढ़ता जाता है, कणों का आकार केंद्र से बाहर की ओर बढ़ता जाता है, और तीसरा ये कठोर और मुलायम भी होती है। इसकी जो पांचवी विशेषता है वो ध्यान देने योग्य है कि पांचवी विशेषता इसकी जो है वो मैं यहां पे लिख रहा हूं। इसकी जो पांचवी विशेषता है इस चट्टान की, वो ये है कि ये पोरस होती है। क्या होती है? ये चट्टानें पोरस होती हैं। क्या होती है? पोरस। पोरस के लिए हम
शब्द इसके लिए यूज कर सकते हैं हम, प्रवेशक होती है। क्या होती है? प्रवेश्य। क्या होती है? प्रवेश्य। प्रवेश्य यानी कि इसके अंदर आराम से जल समा जाता है, इसके अंदर आराम से जल समा जाता है। यानी कि अवसादी चट्टान अधिकांश वह चट्टानें हैं जिनके अंदर आराम से जल समा जाता है, परंतु इसके कुछ अपवाद भी हैं, जैसे कि चीका मिट्टी, क्ले, क्ले में जल्दी से जल नहीं समाता। तो मोटा मोटी अवसादी चट्टानें जो है, इसकी जो मैंने 5 विशेषताएं बताई, और ये पांचों विशेषताएं आपके याद रखनी है कि इसमें जीवाश्म पाए जाते हैं, इसमें परतें पाई जाती हैं, इसमें अवसादों का आकार स्थान के अनुसार परिवर्तनशील है, कठोर और मुलायम रूप में पाई जाती है, और ये क्या होती है? प्रवेश्य होती है। ये पांचों विशेषताएं आपको याद रखनी है जब हम अवसादी चट्टानों के बारे में जानेंगे। और परिचय तो हम पहली बात कर चुके हैं, ठीक है। अब बात करेंगे हम अपने अंतिम बिंदु की, हम बात करेंगे अपने अंतिम बिंदु की, जो है हमारे प्रकारों की, टाइप्स ऑफ, हमारे टाइप्स ऑफ अवसादी चट्टानें, यानी कि टाइप्स ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स। देखिए, टाइप्स के अनुसार, क्लासिफिकेशन के अनुसार अवसादी चट्टानों को हम 2 वर्गों में बांट सकते हैं। अवसादी चट्टानों को हम किसमें भागों में बांट सकते हैं? 2 भागों में बांट सकते हैं। और इसके वर्गीकरण करने का बहुत सिंपल तरीका है। इसको 2 वर्गों में बांटा गया है। अवसादी चट्टानों के प्रकार कौन कौन से? इसको 2 तरीके से विभाजित किया जा सकता है, यानी कि अवसाद की प्रकृति के आधार पर इसका वर्गीकरण किया जा सकता है, और दूसरा परिवहन एजेंट के कार्य के अनुसार इसका वर्गीकरण 2 तरीके से कर सकते हैं। अवसाद की प्रकृति के अनुसार भी इसका वर्गीकरण किया जा सकता है, और परिवहन एजेंट के कार्यों के आधार पर भी इसका वर्गीकरण किया जा सकता है, यानी कि एजेंट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, इसको बोला जाता है एजेंट्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। अकॉर्डिंग टू एजेंट्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ रॉक और सेडिमेंट, ठीक है। तो 2 तरीके से इसका वर्गीकरण किया जाता है। पहले प्रकार के वर्गीकरण को समझते हैं। पहले प्रकार का वर्गीकरण में इस चट्टान को पुनः 3 भागों में बांटा गया है, और ये तीनों भाग आप समझे। पहली है यांत्रिक अवसादी चट्टान। यांत्रिक अवसादी चट्टान पहली क्या है? हमारी यांत्रिक अवसादी चट्टान। इसको हम मैकेनिकल सेडिमेंट्री रॉक भी बोलते हैं, मैकेनिकल सेडिमेंट्री रॉक। अब इसको हम मैकेनिकल सेडिमेंट्री रॉक के साथ साथ हम इसको क्लास्टिक रॉक्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्लास्टिक रॉक। इसका दूसरा नाम जो है क्लास्टिक रॉक्स भी बोलते हैं। अब मैं आपको बताता हूं इन दोनों का नाम अलग अलग क्यों है। देखिए, यदि इनका निर्माण गतिशील कारकों द्वारा होता है, गतिशील कारकों द्वारा निर्मित अवसादी चट्टान यांत्रिक मानी जाती है। कैसे मानी जाती है? अब गतिशील कारक कौन कौन से हैं पृथ्वी पर? अब आपको पता होना चाहिए कि मैं पहले बता चुका हूं, पृथ्वी के ऊपर गतिशील कारक है जल, हिमानी और पवन। यदि इनका निर्माण जल के द्वारा, हिमानी के द्वारा और पवन के द्वारा हो रहा है, तो इसको क्या बोला जाएगा? मैकेनिकली फॉर्म या फिर यांत्रिक अवसादी चट्टानें। और यदि इसका निर्माण क्ले से हो रहा है, यानी कि किसी तत्व के विखंडन से हो रहा है, चट्टानों के विखंडन से हो रहा है, जब इसका निर्माण चट्टानों के विखंडन से होगा, चट्टानों
के विखंडित पदार्थ से होता है, इसीलिए इसको हम क्लास्टिक रॉक्स भी बोलते हैं, या क्ले से संबंधित है, क्लास्टिक रॉक्स। तो कभी इसके लिए क्लास्टिक रॉक्स भी लिखा जाता है या मैकेनिकल रॉक्स भी लिखा जाता है। अब देखिए जल द्वारा निर्मित कौन सी यांत्रिक चट्टान होती है? जल द्वारा निर्मित जो चट्टान होती है मैं पहले ही बता चुका हूं, जैसे बलुआ पत्थर एक जल द्वारा निर्मित यांत्रिक अवसाद्य चट्टान है, बलुआ पत्थर। दूसरा है हिमानी द्वारा निर्मित जो हमारी यांत्रिक चट्टान है, उसको हम क्या बोलते हैं? मोरेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मोरेन या बोल्डर। बोल्डर बड़े बड़े बोल्डर होते हैं। मोरेन भी कई प्रकार के होते हैं, जैसे टर्मिनल मोरेन, लेटरल मोरेन, और पवन द्वारा निर्मित अवसादी चट्टानों क्या बोलते हैं? लोयस। क्या बोलते हैं? लोयस। अब देखिए लोयस क्या है? लोयस जो है एक तरीके की महीन मिट्टी के कण होते हैं। ये धूल के कणों को, महीन धूल के कण जब किसी इलाके में निक्षेपित हो जाते हैं तो वो परत दर परत मिट्टी का निर्माण करते हैं। दुनिया में सबसे बड़ा लोयस प्लेटो हमारे नॉर्थ चाइना में है। नॉर्थ चाइना में जो है दुनिया का सबसे बड़ा लोयस प्लेटो है, लोयस की चट्टान है, जो कि जिसके बीच में से येलो रिवर बहती है। कौन सी रिवर बहती है? येलो रिवर। और दुनिया में सबसे ज्यादा अवसाद को ढोने वाली जो नदी है वो है तुम्हारी येलो रिवर। येलो रिवर के बारे में माना जाता है कि वो इस लोयस चट्टानों का इतना ज्यादा अवसाद को ढोती है, तो उसका जो रंग है इसलिए येलो हो गया है, इसलिए उसको येलो रिवर बोलते हैं। तो याद रहे, जो हमारी अवसादी चट्टानें हैं नेचर के अनुसार, पहला यांत्रिक प्रक्रिया द्वारा निर्मित चट्टान को क्या बोलते हैं? गतिशील कारकों द्वारा निर्मित होती है, जल, हिमानी और पवन। दूसरा इसकी जो कैटेगरी है वो है केमिकली फॉर्म अवसादी चट्टानें। दूसरी है रासायनिक प्रक्रिया द्वारा निर्मित। अवसादी चट्टानों का निर्माण जो है रासायनिक प्रक्रिया द्वारा भी होता है, इसको केमिकली फॉर्म इग्नेस रॉक्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? केमिकली फॉर्म। अब इसमें केमिकली फॉर्म कैसे होता है? देखिए, अगर हम देखें कि जो चट्टानें हैं उसके अंदर जो है जल होता है, तो जब जल तापमान से मिलता है, तो जल और तापमान के मिश्रण से क्या होता है? वाष्पीकरण की प्रक्रिया शुरू होती है। क्या होती है? वाष्पीकरण की प्रक्रिया शुरू होती है। तो जल के अंदर जब जल अपनी घोलीय शक्ति से जब जल अपनी घोलीकरण की शक्ति से चट्टान को घोल कर रासायनिक परिवर्तन कर देता है, करता है, तो उससे क्या होता है कि चट्टानों से कुछ रसायन अलग हो जाते हैं, कुछ लवण अलग हो जाते हैं। तो इससे द्वारा जिस चट्टान का निर्माण होता है वो होता है सेंधा नमक। कौन सा होता है? सेंधा नमक, यानी कि रॉक साल्ट। तो रॉक साल्ट एक प्रकार की जो है केमिकली फॉर्म अवसादी चट्टान है, याद रहना चाहिए। और अंतिम हमारा है ऑर्गेनिकली फॉर्म अवसादी चट्टान, जो हमारा अंतिम है ऑर्गेनिकली फॉर्म अवसादी चट्टान। मैं इसको यहां पे मिटा देता हूं ताकि आगे के लिए स्पेस बने। तीसरा अंतिम है जैविक तत्वों द्वारा निर्मित। तीसरा है जैविक तत्वों द्वारा निर्मित।
इसमें भी इसकी भी 3 प्रकार की चट्टानें होती है। जैविक तत्वों द्वारा भी चट्टान का निर्माण 3 प्रकार से होता है। कैल्शियम युक्त पहली कैल्शियम युक्त, दूसरी कार्बन युक्त और तीसरी सिलिका युक्त। ये तीनों चट्टानें कैल्शियम युक्त चट्टानें क्यों होती है? देखिए, आपको जान के हैरानी होगी कि चट्टानों के अंदर जो कोई जो जीव जंतु होते हैं, जीव जो होते हैं, जीव जंतु, इनके जो अवशेष होते हैं, ये अस्थि पंजर जो होते हैं, इनमें भारी मात्रा में कैल्शियम होता है। क्या होता है? कैल्शियम होता है। जब इस कैल्शियम का डिकम्पोजिशन हो जाता है और जब उनकी जो बॉडी का जो डिकम्पोजिशन हो जाता है, तो ये कैल्शियम अलग हो जाता है उनकी बॉडी से, जीव जंतुओं से। तो इसके द्वारा जिस चट्टान का निर्माण होता है उसको बोलते हैं खड़िया या चूना पत्थर। खड़िया या चूना पत्थर इसी प्रकार की एक जैविक अवसादीय चट्टान है। खड़िया जानते हैं ना, खड़िया क्या होता है? खड़िया तो आपने देखा ही होगा, खड़िया से लिखाई भी की होगी, खड़िया या चूना पत्थर, ठीक है। दूसरी होती है कार्बन युक्त अवसादी चट्टान। अब ये कार्बन युक्त अवसादी चट्टान क्या होती है? इसका निर्माण होता है वनस्पति। देखिए, पहली का निर्माण हो रहा है जीव जंतुओं से, तो दूसरी का निर्माण होता है वनस्पति के द्वारा। देखिए, वनस्पति जो होती है उसके अंदर कार्बन अंश होते हैं, प्रत्येक चीज के अंदर कार्बन अंश होते हैं। तो जब ये वनस्पति के ऊपर ताप और दाब पड़ता है तो ये वनस्पति के जो कार्बन है वो कन्वर्ट हो जाते हैं और इससे पीट या कोयले का निर्माण होता है। तो पीट और कोयला भी एक तरीके की आपकी कार्बन युक्त अवसादी चट्टान है। उसके बाद सिलिका युक्त अवसादी चट्टान कुछ ऐसे समुद्री जीव होते हैं जैसे कि ओज हो गई, पंख हो गए, रेडियोनोरिया हो गई, या फिर कुछ अन्य जीव जो होते हैं, इनकी बॉडी से जो सिलिका का स्राव होता है, यानी कि समुद्री जीव जिनकी बॉडी से सिलिका का रिसाव होता है, ये भारी मात्रा में समुद्र की तली में इकट्ठा हो जाते हैं। तो इससे सिलिका युक्त अवसादी चट्टानों का निर्माण होता है। तो ये थी हमारी नेचर ऑफ रॉक्स के अनुसार, यानी कि चट्टानों की या अवसाद की प्रवृत्ति के अनुसार जो है चट्टानी, हमारी अवसादी चट्टानों के 3 प्रकार होते हैं। वो आपको तीनों समझ में आ गए होंगे, आशा करता हूं। यांत्रिक अवसादी चट्टानें, रासायनिक अवसादी चट्टानें और जैविक अवसादी चट्टानें। और बात करते हैं अंतिम प्रकार की अवसादी चट्टान की, जो है परिवहन एजेंट के द्वारा निर्मित अवसादी चट्टान। परिवहन निर्माण के आधार पर हम अवसादी चट्टानों को भी 3 भागों में बांट सकते हैं। इसके जो 3 प्रकार हैं आपने पहले ही देख चुके हैं। पहला है जलकृत अवसादी चट्टान, दूसरा है पवनकृत अवसादी चट्टान और तीसरा है सिलिका युक्त अवसादी चट्टान। अब देखिए, इनको परिवहन एजेंट के कार्यों के अनुसार क्यों विभाजित माना गया? देखिए, जल भी परिवहन का कार्य करता है। जल क्या करता है? अवसाद को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाता है। तो इसलिए इसको परिवहन के एजेंट के अनुसार क्लासिफाई किया गया। जलकृत अवसादी चट्टान को हम एक्वेटिक रॉक्स भी बोलते हैं। इसको पुनः 3 भागों में भी बांटा जाता है। कई बार इसको मरीन ओरिजिन सेडिमेंट्री रॉक, लिकोस्टिक सेडिमेंट्री रॉक, यानी कि झीलों में निर्मित अवसादी चट्टानें, और पवन द्वारा निर्मित अवसादी चट्टानों को हम लोएस रॉक भी बोलते हैं। तो ये परिवहन एजेंट के कार्यों के अनुसार भी हम इसको बांट सकते हैं, जलकृत, पवनकृत और सिलिकाकृत अवसादी चट्टानें। तो ये तो सारा वर्गीकरण है हमारी अवसादी चट्टानों का था, और ये आज की कक्षा के लिए समाप्त हो गया है। इसमें और सारी डिटेल्स भी हैं, ये आप हमको मेरे डिस्क्रिप्शन में, जिसको बच्चे को इसमें इंटरेस्ट है तो मुझसे वैसे भी ले सकता है, डिस्क्रिप्शन में मैं डाल भी दूंगा। ठीक है, आज की क्लास के लिए इतना ही।
थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताएं और लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। धन्यवाद, नमस्कार।